नमस्कार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सेवा पर्व श्रृंखला के दूसरे संस्करण में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा गया है कि कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि, यानी कृषि से धन की प्राप्ति होती है, मेधा यानी बुद्धि की प्राप्ति होती है और कृषि प्राणियों के जीवन का आधार है। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय भी है कृषि और किसानों की समृद्धि। आज हम बात करेंगे भारत में पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों की, उन नीतियों की जो किसानों की जिंदगी को प्रभावित करने के साथ ही उनके आने वाले कल को आकार दे रही है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के कुलपति और जाने माने कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर DC राय। प्रोफेसर राय, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राय, हमारे कृषि प्रधान देश के लिए किसानों की समृद्धि और खुशहाली हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 1 दशक में देश में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों से क्या आमूलचूल बदलाव हुए हैं? देखिए, हमारे देश की जो तासीर है, जो संस्कृति है, वो गांव, गंगा और गाय इसी पे आधारित है। और हमारी करीब अभी भी हमारी आधी से ज्यादा आबादी, करीब 60% की आबादी वो कृषि से माने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है 2014 में, उसके बाद किसानों की डेवलपमेंट के लिए बहुत कार्यक्रम चलाए गए और सरकार की जो पहली मंशा थी कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, और इसी के तहत जहां 2014-15 में वो कृषि क्षेत्र का बजट 24,200 करोड़ था, वो 2024-25 में बढ़ के 1,48,000 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब कि सरकार की एकदम मंशा है कि किसानों के लिए हमको काम करना है। और किसानों की माने ये बात मानी भी जाती है कि जहाँ 150 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, तो सबको खाना चाहिए, सबको भोजन चाहिए। तो जब तक कृषि के क्षेत्र में हम तरक्की नहीं करेंगे, किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार की ओर से इस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं पिछले 1 दशक में। उसमें ऐसा ही एक माइलस्टोन है PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसने किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी दी है और विश्वास भी दिया है। सालाना 6,000 रुपए किसानों के खाते में पहुंचने से आप क्या मानते हैं, उनके जीवन स्तर में किस तरह से सुधार आया है? बिल्कुल, इससे क्या हुआ है कि किसानों के अंदर एक सुरक्षा का भाव आया है। 2019 में इस योजना को हम लोगों ने शुरू किया था और इस योजना में किसानों को हम 2-2 हजार करके 3 बार में माने 6,000 रुपया साल भर में देते थे। और हमारे पास जो आंकड़ा है 2025 तक, इस योजना के तहत 11.7 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिला है और उन्हें कुल 2.4 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। जी, अब हम बात करेंगे प्रोफेसर राय उस योजना की जो किसानों के एनरोलमेंट के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपसे जानना चाहेंगे इस योजना की जमीनी हकीकत के बारे में। ये भी बहुत अच्छी योजना थी जो 2016 में शुरू की गई और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों से जो फसलों को नुकसान होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और इसका भी आंकड़ा बहुत शानदार है। 2024 तक इस योजना के तहत 7.8 करोड़ से अधिक किसानों ने बीमा का आवेदन किया और 1.83 लाख करोड़ से अधिक के दावों का सफलतापूर्वक भुगतान किया गया। जी, ये बहुत अच्छी बात है। आंकड़े भी इसकी प्रगति दर्शाते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसानों को इससे बहुत फायदा भी मिला होगा। एक और सरकार ने बड़ी शानदार योजना शुरू किया था जिसकी चर्चा मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं। 2019 में ये योजना शुरू हुई थी उन किसानों के लिए जो छोटे और सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान का मतलब कि जिनके पास जमीन 2.5 एकड़ है और छोटे किसान का मतलब जिनके पास जमीन 5 एकड़ या उससे
कम है। ये स्कीम उन लोगों के लिए शुरू हुई थी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पहले से रजिस्टर्ड हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 साल है। उनकी बीमा की राशि प्रति माह 55 रुपया से लेके 200 रुपया तक वो प्रति माह जमा करेंगे। तो इसका लाभ तो उनको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन 60 साल की उम्र में जो ही वो पहुंचेंगे उनको हर महीने सरकार की तरफ से 3,000 रुपया प्रति माह की राशि मिलेगी, जिससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों का, किसानी से का एक तरह से जीवन की सुरक्षा हम दे रहे हैं। जी प्रोफेसर राय, देश में डिफरेंट एग्रीकल्चर इकोसिस्टम की बात हम सभी मानते हैं और इसी कारण जो मिट्टी की गुणवत्ता है और पानी, ये कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इन समस्याओं से पार पाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? ये भी एक बात सही थी कि किसानों को ये मालूम ही नहीं चलता था कि हमारी जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो 2015 में एक योजना शुरू की गई, सॉइल हेल्थ कार्ड, और इसका भी आंकड़ा बड़ा शानदार है कि अब तक 23 करोड़ से ज्यादा उस सैंपल की जांच हुई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। इससे किसानों को लाभ यह हुआ कि उनकी मिट्टी की गुणवत्ता उनको मालूम चली और मिट्टी में क्या क्या डिफिशियंसी है ये उनको मालूम चली। तो उन लोगों ने जो खादों का और दवाओं का जो इस्तेमाल किया वो बहुत ही सफलतापूर्वक किया और उनकी लागत इससे कम हो गई। जी, अब रुक करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। भंडार गृह, कोल्ड चेन स्टोरेज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सुधार हुआ है, क्योंकि फसल की कटनी यानी कि जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता और बढ़ जाती है। आप क्या बताना चाहेंगे कि सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? उस सरकार की ओर से भंडारण की क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी, माने आप ये मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तो मेनी फोल्ड, वो कई गुना डेवलप हुआ है। तो जो सब्जियों का नुकसान होता था, फसलों का नुकसान होता था, उसमें हम लोगों ने जो कोल्ड चेन सिस्टम था, ये सब हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शानदार हुआ है। तो फसलों के भंडारण की हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है और इससे हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा बढ़ी है और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। तो 2014 में कृषि निर्यात हमारा लगभग 2.2 लाख करोड़ था, जो 22-23 में बढ़ के 4 लाख करोड़ हो गया। तो चूंकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया तो इससे हमारे किसानों की आय में बहुत ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। जी, कृषि में तकनीक के इस्तेमाल पर आप क्या कहेंगे प्रोफेसर? क्योंकि ड्रोन, एआई और डिजिटल मार्केटिंग जैसे टूल्स ने इस सेक्टर की प्रगति में और काफी मदद की है। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, टेक्नोलॉजी में तो हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया है और चूंकि भारत में छोटे छोटे हमारे किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, बड़ी बड़ी जोत नहीं है, तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे उपकरण भारत के हिसाब से डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे बहुत काम किया है, सोलर सिस्टम पे बहुत काम किया है कि ड्रिप इरिगेशन में अभी सरकार की सब्सिडी लगभग 80% तक है। जी, डिजिटल मार्केटिंग में ई नाम एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है। ये ई नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है और देश भर की मंडियों को इससे जोड़ दिया गया है। अभी का जो डाटा है, इस प्लेटफॉर्म में 1300 से ज्यादा मंडियां जुड़ी हैं और इस पर 3.79 लाख करोड़ मूल्य का व्यापार हुआ है। तो इससे अब किसानों को लोकल मार्केट में बेचने की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता से मुक्ति मिल गई है और जो हमारा किसान है देश की किसी भी मंडी में सीधे अपनी उपज को पहुंचा भी सकता है और बेच भी सकता है। जी, कोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने पिछले एक दशक में मॉडेस्ट ग्रोथ देखी है। अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आप डेयरी सेक्टर के एक्सपर्ट भी हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लाइव स्टॉक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल जीडीपी में, वो करीब 30% का है
और इस सेक्टर ने बहुत ग्रोथ किया है। मतलब आज हम दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में नंबर 1 है और ये स्टेटस हमने अमेरिका को पछाड़ के प्राप्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और सेक्स सॉर्टेड सीमेन की व्यवस्था किया है। तो उसका जो लाभ यह है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन के इस्तेमाल से केवल बच्चियां ही पैदा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी करीब 95% से ज्यादा है। बस हमको यही करना है कि इसकी उपलब्धता को पूरे देश में सुनिश्चित करना है। और एक बात हम और कहें कि भारत सरकार ने 2014 के बाद एक बहुत अच्छा काम किया है कि हमारी देसी नस्ल की जो अच्छी दूध देने वाली गायें थी उनके संवर्धन पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। और उससे क्या हुआ है कि हमारी जो दूध देने वाली गायों की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे अब बढ़ रही है। अब लेकिन हम फिर भी सरकार से चाहते हैं कि डेयरी फार्म की जगह पर ज्यादा से ज्यादा हर जिले में कम से कम एक ब्रीडिंग फार्म खोला जाए कि हमारे किसानों को, जो लोग देसी गायों को रखना चाहते हैं, अच्छी नस्ल की जो हमारी देसी गाय है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि हमारा ही देश ऐसा है जिसमें कामधेनु गाय। जी बिल्कुल। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं प्रोफेसर राय। यहाँ हम समझना चाहेंगे भविष्य में कृषि क्षेत्र में और विकास के लिए आप सरकार और किसान भाइयों से किन प्रयासों और सुधारों की दरकार रखते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये क्षेत्र जो है और योगदान दे सके, इसमें और इजाफा हो सके। इसके साथ जो आपने कहा कि अभी भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो जैसे धान के केस में जो एमएसपी जहां 14-15 में 1360 रुपए थी वो 24-25 में बढ़ के 2300 रुपया हो गई। गेहूं के केस में जहां 14-15 में 1450 रुपया था 24-25 में बढ़ के 2400 रुपया हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे किसान एमएसपी की गारंटी चाहते, तो सरकार को उस दिशा में ये सोचने की जरूरत है कि किसानों को लगे कि हमको कम से कम गारंटी है। और दूसरा है कि सरकार एक और अच्छा काम कर रही है कि लोकल लेवल पर भी उसका बड़ा सपोर्ट है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिहार में हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने मखाना बोर्ड का गठन किया है। और मखाना बोर्ड के चूंकि बिहारी ऐसा प्रांत है जहां पर 85 से 90% मखाना की उपज बिहार में ही होती है। तो इससे कम से कम 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, उनके फसल का अच्छा दाम मिलेगा और मखाना की प्रोसेसिंग वगैरह का ये सब का लाभ हमारा बहुत बढ़ जाएगा। जी। एक हम सरकार से जरूर चाहते हैं कि सरकार एक कुछ पोर्टल या व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा किसानों को बना दे कि किसानों को फसल से संबंधित सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, ये सब के माध्यम से निरंतर मिलती रहे। एक जो मैं सबसे बड़ी कमी देखता हूं कि किसान जब भी दुकानदार के यहाँ जाता है कि हमारे फसल में ये रोग लग गया, हमको दवा दे दीजिए, तो दुकानदार ही दवा देता है और दुकानदार ही डोज बताता है। और जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि दुकानदार डोज ज्यादा बता देता है। उसका नुकसान क्या है कि उस दवा का जो रेजिड्यू है वो हमारी फसल में चला जाता है और जो लंबे समय के बाद ये कैंसर वगैरह जैसी गंभीर बीमारियों में परिवर्तित होता है। तो सरकार इस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करे कि हमारे किसानों को हर फसल के बारे में, हर फसल की बीमारियों के बारे में, हर फसल के रसायन के बारे में, हर फसल के बीज के बारे में पर्याप्त सूचनाएं उनको मिलती है। किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? किसान भाइयों को ये हम कहना चाहते हैं कि अब किसानी को अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो यह बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इसलिए इस व्यवसाय से भागने की जरूरत नहीं है। और हमारा देश जैसा देश है जिसमें छोटे किसान हैं, सीमांत और छोटे किसान हैं, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब कि खेती भी करिए, उसी में थोड़ा पशुपालन भी करिए, डेयरी भी करिए, पोल्ट्री भी करिए, बागवानी भी
करिए, वो फलों की खेती करिए, फूलों की खेती करिए। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही हमारे देश में सफल मॉडल है। और ऐसा हम लोगों ने देखा भी है। हमने बीएचयू में, हम तो बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर हैं, बीएचयू में हम लोगों ने 1 हेक्टेयर में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल डेवलप किया है, और जिससे सारे खर्चे काट के हम बीएचयू के अकाउंट में 4 लाख रुपया से ज्यादा हर साल जमा करते हैं। तो किसानों को यह है कि किसानों को मैं देख रहा हूं कि वो डेयरी सेक्टर से धीरे धीरे भाग रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। जब वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जाएंगे, उनके पास गोबर की खाद वगैरह रहेगी, जिसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो जाएगी, और उनकी आमदनी है अचानक को 2-3 गुना बढ़ जाएगी। जी प्रोफेसर राय, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी उपयोगी और कीमती जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई, और आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।